चलिए भाई, तो शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व बंदोबस्त प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब भू राजस्व बंदोबस्त प्रणाली को लेकर हमको यहाँ पर चर्चा करना है, ठीक है। तो चलिए भाई पहला स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि राजस्व बंदोबस्त की जमींदारी प्रणाली के अनुसार जमींदारों को किसानों से राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था, परंतु भू स्वामित्व किसानों के पास था। मतलब यहाँ पर बात हो रही है भू स्वामित्व को लेकर कि भाई राजस्व का अधिकार जो जिन लोग राजस्व दे रहे थे, क्या उन्हीं के पास भू स्वामित्व का भी अधिकार था? जैसे यहाँ पर जमींदारी प्रणाली में आपको राजस्व कौन प्रदान कर रहा है सरकार को? कहीं ना कहीं किसान प्रदान कर रहे हैं जमींदारों को, परंतु भू स्वामित्व का अधिकार किसानों के पास था। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ा जम नहीं रहा है। चलिए हम दूसरे स्टेटमेंट देख लेते हैं, वहां पर क्लियर हो जाएंगी चीजें। राजस्व बंदोबस्त की रैयतवाड़ी प्रणाली के अनुसार भू स्वामित्व का अधिकार ग्राम समितियों के पास था और सरकार द्वारा राजस्व का संग्रहण सीधे किसानों से किया जाता था। देखो भाई, मैंने आप लोगों को रैयतवाड़ी प्रणाली बताया है, और रैयत में क्या होता था? रैयत का मीनिंग ही किसान होता है। मतलब किसान के पास ही भूमि स्वामित्व का अधिकार था और किसान के पास से ही राजस्व संग्रहण का सरकार राजस्व संग्रहण करती थी। मतलब आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ना, बिल्कुल गलत है। मतलब क्यों गलत है भाई? क्योंकि यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि रैयत के पास ही भू स्वामित्व का भी अधिकार है और उसी के पास से लोग सरकार क्या कर रही है? राजस्व संग्रहण भी कर रही है। मतलब क्या? मतलब बातें बिल्कुल क्लियर है कि आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट नंबर 2 गलत होता है तो हमारे दो जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, एक बी और एक आपका डी। ठीक है, तो बी और डी हो गए एलिमिनेट। अब बचा है आपके पास ए और आपके पास बचा है सी। देख लेते हैं सी को पढ़ने के लिए, मतलब सी चाहिए के लिए आपको 3 चाहिए। 3 को चेक करते हैं पहले। एक तो पढ़ ही चुके हैं, महलवाड़ी प्रणाली के तहत ग्राम समिति कर संग्रह के लिए उत्तरदायी थी। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो महाल कहलाते, जो ग्राम समिति बनती थी उन्हीं को महाल कहते थे, है ना। और भू स्वामित्व का अधिकार ग्राम समुदाय के पास था। बिल्कुल सही बात है, ये भी कहीं ना कहीं जो ग्राम समिति संग्रह के लिए उत्तरदायी थी और भू स्वामित्व का जो अधिकार था ग्राम समुदाय मतलब जो महाल कहलाते थे उन्हीं के पास था। मतलब जो आपका तीसरा है ना ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो तीसरा ऑप्शन सही है। अब एक बार पहले ऑप्शन को फिर पढ़ लेते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि राजस्व बंदोबस्त की जमींदारी प्रणाली के अनुसार जमींदारों को किसानों में से राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था। जमींदारों को किसानों से राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था, बिल्कुल सही बात है। जमींदारी प्रणाली में ऐसी होता था, जमींदार किसानों से राजस्व लेते थे, परंतु भू स्वामित्व किसानों के पास था। अरे भाई, जब जमींदारों के पास जमींदारी होगी तो जमीन भी उन्हीं के पास होगी। भू स्वामित्व वो कैसे किसानों को दे देंगे? भू स्वामित्व किसानों के पास रहेगा तो जमींदारों को पैसा क्यों देंगे वो? तो स्वाभाविक सी बात है ना कि यहाँ पर जमींदारों के पास ही जमींदारी है, जमींदारों के पास ही भू स्वामित्व का अधिकार है। इसीलिए जमींदारों ने अपनी जमीन किसानों को दिया है और किसानों से राजस्व ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन जो आपका कथन है वो एक बिल्कुल गलत हो गया, और जैसी एक गलत हुआ तो यहाँ पर एक और दो दोनों गलत हो गए और आपका जो तीसरा है वो सही है। तो आपका जो आंसर है जहां पर केवल ए 3 लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। तो यही पूछा है कि सही है पूछा है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो तीसरा है ना, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। मतलब केवल तीसरा जो कथन है वो केवल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं भाई आगे क्वेश्चन नंबर 14वें के साथ, 14th के साथ, है ना। अब 14th क्या बोल रहा है देखते हैं इसको जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यह यहाँ पर बोल रहा है कि 1750 के दशक में बंगाल में हुई एक घटना जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, यह ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में पूछा इसने तो, है ना। ब्लैक होल ट्रेजेडी आपको पता ही है कि सिराजुद्दौला के समय में हुई थी, है कि नहीं? और हॉलवेल नामक व्यक्ति ने उसको लिखा है। ठीक है, चलिए तो भाई क्या था वो घटना? आपको पता है कि जो आपके सिराजुद्दौला थे उन्होंने लोगों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, है ना। बिल्कुल सही बात है। देखो बंगाल के नवाब द्वारा कैद किए गए अंग्रेज युद्ध बंदियों की फोर्ट विलियम में मृत्यु। देखो ये बिल्कुल बात सही है। बाकी हम दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ के कहीं ना कहीं अपने आंसर को मजबूत कर लेते हैं। ठीक है,
दूसरा बोल रहा है नवाब द्वारा कासिम बाजार की ब्रिटिश फैक्ट्री और फोर्ट विलियम, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। नवाब के राज दरबार के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा नवाब के साथ ऐसा भी नहीं हुआ कुछ, है ना। और उपयुक्त में से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए हमारा जो है ना बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर है ना वो निकल जाएगा 14A। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता के में बताया गया है कि एक तरफ आपका अधिनियम दिया हुआ है और एक तरफ आपके गवर्नर जनरल दिए हुए हैं। अधिनियम और गवर्नर जनरल, है ना। अधिनियम दिया हुआ है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट का बोला है टाइम पीरियड मतलब 1784, और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेली। अरे भाई लॉर्ड वेले जली तो सहायक संधि के टाइम में आए हैं, है ना। सहायक संधि मतलब समझ लीजिए 1900 के आसपास की बात हो रही है, सॉरी 1800 के आसपास की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका पहला कथन है ये तो हो गया टोटल रॉन्ग, और जैसे ही आपका रॉन्ग हुआ तो हमने पहले कथन को जैसे ही रॉन्ग किए, देखो हमारा आंसर निकल गया यहाँ। ए भी कटा, बी भी कटा, डी भी कटा। अगर एक स्टेट, इसलिए बोल रहा हूँ एलिमिनेशन जो मेथड है ना बहुत अच्छी है। अगर एक का भी नॉलेज बहुत अच्छे से है ना आपको, एक स्टेटमेंट का भी, तो आप आराम से आंसर निकाल लोगे। तीन स्टेटमेंट वालों में तो आराम से निकाल लोगे आंसर। ठीक है, तो 2 और 3 सही है। देखो अब इसको सही कर लेते हैं, सही है कि नहीं है। तो चार्टर एक्ट 1853 में आया, लॉर्ड डलहौजी के टाइम, बिल्कुल सही बात है ना। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में आया, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, बिल्कुल दिल्ली दरबार लगाया, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा और तीसरा है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, 2 और 3। ठीक है, चलिए क्लियर हुई होगी बात यहाँ पर, उम्मीद करता हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। कंपनी के शासन के दौरान इंग्लैंड में हुए औद्योगिक क्रांति ने भारत के साथ ब्रिटेन के आर्थिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया। मतलब जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा, है ना। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर लेंथी था, ये थोड़ा सा घुमावदार था, पर बाकी इजी था। कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में, उसका इंग्लैंड और भारत के जो ब्रिटेन और भारत के जो आर्थिक संबंध है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि पहला जो कथन है उसमें वो क्या बोल रहा है। पहले कथन में बोल रहा है कि इससे इंग्लैंड में स्थानीय व्यावसायिक वर्ग का उद्भव हुआ जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का विरोध किया। देखो स्थानीय लोग आने लगे और वो बोलने लगे कि भाई हमको केवल कंपनी का क्यों एक अधिकार है व्यापार पर भारत के साथ, भाई हम भी तो व्यापार करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका पहला कथन है ना बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, वो साफ साफ बोल रहे हैं भाई हम भी व्यापार करना चाहेंगे कंपनी के साथ, है ना। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखो, 1773 के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई एक पक्षीय मुक्त व्यापार प्रणाली को ब्रिटिश व्यावसायिक वर्ग को लाभ प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया था, है ना। क्या बोल रहा है कि 1773 के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई एक पक्षी मुक्त प्रणाली को ब्रिटिश व्यावसायिक वर्ग को, देखो भाई ब्रिटिश व्यावसायिक वर्ग को लाभ प्रदान करने के लिए तो कुछ नहीं हुआ था, ये कहीं ना कहीं कंपनी को रेगुलेट करने के लिए हुआ था, कंपनी के कर्मचारी को रेगुलेट करने के लिए हुआ था, आया था 1773 का जो एक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। देखो पहला स्टेटमेंट सही हुआ था ना, उससे निकल गया था आपका बी और डी, और अब जब देखो दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ ना तो यहाँ पर आपका बी भी कट गया, मतलब आपका बचा है केवल डी, मतलब आंसर पक्का आपका क्या है, डी है। ठीक है, चलिए तीसरे स्टेटमेंट और चौथे स्टेटमेंट के माध्यम से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा आंसर और मजबूत हो जाएगा। नील और चाय के भारतीय निर्यात में कमी आई, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, है ना, ये गलत है ये। ठीक है, और चौथा है इसके कारण भारतीय वस्त्र उद्योग में क्रमिक गिरावट आई। हाँ ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहां औद्योगिकरण होना शुरू हो गया, तो यहाँ का जो वस्त्र उद्योग था उसमें गिरावट देखने को मिली और वहां से बने हुए उत्पाद भारत आने लगे। तो आपका जो 1 और 4 है बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो 16 का आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, चलिए मतलब यहाँ पर व्यावसायिक वर्ग का उद्भव हुआ और भारतीय वस्त्र उद्योग में क्रमिक गिरावट देखने को मिली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। मतलब भू राजस्व नीति के बारे में चर्चा करनी है, ब्रिटिश जो भू राजस्व नीति रही है। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट है कि नई राजस्व नीतियों ने कृषकों के पारंपरिक और
प्रचलित अधिकारों के उत्तरोत्तर समाप्त कर दिया। मतलब जो नई राजस्व नीति आई उसने कृषकों के पारंपरिक और प्रचलित जो अधिकार थे उसको उत्तरोत्तर समाप्त कर दिया। देखो भाई, जो न्यू न्यू पॉलिसीज आ रही थी ना, रेवेन्यू पॉलिसीज, वो कहीं ना कहीं जो पुराने कृषकों के अधिकार थे ना उनको तो समाप्त कर ही रही थी। ये बिल्कुल कथन जो है ना एक बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, यह वह मुख्य कारक था जिसने भारत के विऔद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। अरे भाई, भू राजस्व नीति से कैसे विऔद्योगीकरण होगा? हो ही नहीं सकता। भू राजस्व नीति से विऔद्योगीकरण कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है ना वो गलत। अरे विऔद्योगीकरण कब होगा? जब वहां से माल यहाँ आने लगेगा, यहाँ पर माल गिरने लगेगा, बिकने लगेगा, मार्केट में होगा ना विऔद्योगीकरण। या मतलब भू राजस्व नीति से विऔद्योगीकरण का कोई सीधा संबंध नहीं है। इसलिए जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा स्टेटमेंट, इसने भूमि पर बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा दिया। भूमि पर बड़े पैमाने पर निवेश, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात हो रही भाई। अब बताओ, भू राजस्व नीति में कोई भी जो भू राजस्व नीति आई, चाहे स्थायी बंदोबस्त आया हो, चाहे रैयतवाड़ी आई हो, चाहे महालवाड़ी आई हो, भाई किसके टाइम पे इन्वेस्टमेंट हुआ? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, कोई निवेश नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है ना ये भी गलत है। तो देखो भाई, पहला स्टेटमेंट सही है, 2 और 3 गलत है। तो यहाँ पर पहला केवल एक आपको दिख रहा होगा और वो है ऑप्शन ए। मतलब आपका जो 17 है क्वेश्चन, उसका आंसर होगा ए, केवल एक। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? रेगुलेटिंग एक्ट से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालक निकाय निम्नलिखित में से कौन था? आप देखो भाई, यहाँ पर आपको थोड़ा ये फैक्चुअल जानकारी ध्यान रखनी थी। ये फैक्चुअल जानकारी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना? कि ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालक निकाय मतलब कहीं ना कहीं वो रेगुलेट कौन कर रहा था रेगुलेटिंग एक्ट से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बन गए, परंतु पहले से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी चल रहा था। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चल रहा था, इसलिए आपका जो जो कंपनी के बिल्कुल शासन में मदद कर रहा था, है ना, शुरू से ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ना वो आंसर होगा। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, मतलब थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन रखनी थी यहाँ पर, है ना? एलिमिनेशन कोई हम नहीं कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए फरमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब मुगल सम्राट ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको जो फरमान जारी किया था उस फरमान को लेकर यहाँ पर हमको बात करनी है। देखो फरमान क्या था, आपको पहले ही बताया था मैंने कि फरमान जो जारी किया गया था वो किसके द्वारा जारी किया गया था? शाह आलम के द्वारा जारी किया गया था, है ना? और शाह आलम ने क्या बोला था? कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड की बात किया था, 25 लाख रुपए में इनका सौदा हो गया था, है ना? तो भाई अब फ्री ट्रेड की बात किया तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कम कर दर पर आयात और निर्यात करने की अनुमति प्रदान की। अरे भाई, ऐसा कुछ कोई कम कर दर की कोई बात उन्होंने नहीं किया है। इन्होंने खाली बात काली किसके लिए किया है? इन्होंने केवल यहाँ बात किया था कि भाई हमको क्या फ्री ट्रेड होना चाहिए। ऐसा कोई कम कर दर की कोई बात नहीं हुई है, ना आयात को लेकर ना निर्यात को लेकर। ठीक है, तो ये जो फरमान जारी किया गया था ना वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, एक प्रकार से कि 25 लाख रुपए दो, उसके बाद तुमको जो करना है जैसे करना है वैसे कीजिए व्यापार, हमें कोई समस्या नहीं है। ये मुगल सम्राट ने बोल दिया था। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन है ना ये बिल्कुल गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापारियों द्वारा करों के संग्रहण के लिए दस्तक जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी। अरे भाई, भारतीय व्यापारी को ये लोग क्यों दस्तक देंगे? हाँ, ये अपने दस्तक का दुरुपयोग जरूर कर रहे थे, जिसको कहीं ना कहीं आपको पता है सिराजुद्दौला ने भी बात किया था इसको लेकर, और इसको लेकर आपको मीर कासिम भी देखने को मिलेगा, बात कर रहा था, है ना? तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी हो जाता है आपका गलत। मतलब आपका यहाँ पर आंसर होगा डी। समझ रहे? तो आपका आंसर यहाँ पर है 19 का डी। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट फरमान को लेकर सही नहीं है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 20 के साथ, है ना? और हमारे टेस्ट का शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी है। चलिए देखते जल्दी से। कंपनी शासन के दौरान, ये देखो यहाँ पर अभी क्या बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कंपनी के शासन को लेकर। ठीक है, देखो कंपनी शासन के दौरान बंगाल में द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब एक क्वेश्चन आ गया है भाई द्वैध शासन से, है ना? तो द्वैध शासन आपको पता है ना? 1765 के टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव से कहानी शुरू होती है इसकी, है ना, द्वैध शासन की। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद, है ना?
चलिए, तो भाई द्वैध शासन में नवाब पर शक्तियों के बिना प्रशासन का उत्तरदायित्व था, है ना। मतलब पहला स्टेटमेंट है कि द्वैध शासन में नवाब पर शक्तियों के बिना प्रशासन का उत्तरदायित्व था। देखो भाई कितनी अच्छी बातें इन्होंने हमको बताई यहाँ पर कि द्वैध शासन में ठीक है नवाब पर शक्तियों के बिना प्रशासन का उत्तरदायित्व था। अरे भाई ऐसा शक्तियों के बिना प्रशासन का उत्तरदायित्व था, बिल्कुल था, क्योंकि नवाब तो बिल्कुल कठपुतली नवाब बन के बैठे थे, है ना। प्रशासन का मतलब इनको शक्ति कुछ नहीं थी, परंतु ऐसा सामने देखने से ऐसा लग रहा था कि भाई जो नवाब है यही कहीं ना कहीं प्रशासनिक प्रमुख है, परंतु आपको पता है कि प्रशासनिक प्रमुख कौन था, है ना। तो जो आपका जो पहला स्टेटमेंट है द्वैध शासन को लेकर ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। उप सूबेदार को नियुक्त करने के अधिकार के साथ नवाब के पास न्यायिक और पुलिस संबंधी शक्तियों को रहने दिया गया। देखो भाई ये यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है ना, ये थोड़ा सा हो जाता है गलत, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि नवाब के पास न्यायिक और पुलिस संबंधी शक्तियों को रहने दिया गया। देखो भाई उप सूबेदार को देखो यहाँ पर थोड़ा ना मैं इसको एनालिसिस में बता दूं तो और अच्छे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो इसके एनालिसिस को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के एनालिसिस को। ये देखिए, क्योंकि कंपनी को उप सूबेदार नामित करने का अधिकार था, उप सूबेदार को कंपनी की बिना सहमति के हटाया नहीं जा सकता था। इस प्रकार कंपनी के पास पुलिस और न्यायिक शक्तियां भी थी, मतलब उप सूबेदार के पास थे होते थे पावर, पुलिस और न्यायिक शक्तियां, इसलिए कहीं ना कहीं कंपनी के पास अधिकार होते थे ये। समझ रहे हैं आप? तो मतलब आप ये समझ लीजिए कंपनी के पास वो अधिकार थे, न कि किसके पास, उप आपके जो नवाब है उसके पास। ठीक है, तो आपका ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, दूसरा स्टेटमेंट भी हो जाता है गलत। और दूसरा स्टेटमेंट जैसे ही आपका यहाँ गलत होता है तो आपका जो आंसर होगा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, आपका दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जैसे ही गलत होता है तो जो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये आपका ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्वैध शासन में नवाब के पास तख्ती के बिना प्रशासन की जिम्मेदारी थी बेचारे के पास, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका समाप्त होता है आज के टेस्ट का जो एनालिसिस हम लोग कर रहे थे वो। ठीक है, अब कोई आपको डाउट हो तो बता दीजिए।